हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब तो डी ब्लॉक कंटिन्यू चल रहा है। 3 लेक्चर आपके पास आ चुके हैं। आज डी ब्लॉक का चौथा लेक्चर। अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। अब ये क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहली बात तो हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए, रिडॉक्स कपल के लिए फाइंड करते हैं। दूसरा, जलीय विलयन के लिए इलेक्ट्रोड विभव निकालता है ई नॉट का मान, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव बोले तो तुम्हें सोचना है मानक अपचयन विभव। पोटेंशियल है, विभव है, कोई धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में है ना, +2 +3 जो भी ऑक्सीकरण अवस्था में है उससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अपचयित हो रहा है और कोई आयन बना रहा है या न्यूट्रल एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो विभव है, उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हम बोलेगा ये तो बहुत बड़ी क्या बोलते हैं परेशानी है, ये तो कोई नई चीज़ है। तो चलो आज हम इलेक्ट्रोड विभव को आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स टू द पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा है ना, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ होगा तो जल्दी समझ में आएगा। नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इट्स ओके, अपन पढ़ लेंगे, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या रिलेटेड है पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो चलते अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है तो ये बताओ। तो देखो, इलेक्ट्रोड विभव बोले मतलब अपचयन विभव ही मानना है उसको, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मानक अपचयन विभव। अब मानक मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे है तो भाई हम कहेंगे देखो, प्रेशर आपका 1.013 बार होना चाहिए, इतना दाब आप मान के चलो होना चाहिए। टेम्परेचर तो 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। जिस विलियन की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। तो वो मानक हो गया, भाई ये कंडीशन में काम करो, मर्जी पड़े वो कंडीशन में काम मत करो। ठीक है, स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अपचयन तो धातु आयन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अपचयन समझते हो ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है चलो अपचय। अब विभव निकाल रहे हैं, है ना। तो अब इलेक्ट्रोड विभव फाइंड कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले मेरे पास जो मेटल है ना बच्चे, मेरे पास जो धातु परमाणु है वो क्या है, तो हम कहेंगे भाई धातु तो ठोस अवस्था में होता है कि नहीं। धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है और धातु परमाणु वहाँ पे अपना स्पेसिफिक बॉन्डिंग शो करते हुए, इनकी पैकिंग होती है, उनका परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, निबिड संकुलन होता है। क्यों, कैसे पैक होना चाहते हैं, BCC। अब इस बार सॉलिड स्टेट कोर्स में है नहीं तो उसमें पैकिंग पढ़ते थे, BCC, FCC, HCP, है ना। तो वो पैक होते हैं, है ना, उनका तरीका है कैसे बैठना है, सामान को कैसे पैक करना है, वैसे वो पैक होते हैं। उसको मैं तुम्हें ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं निबिड संकुलन। ठीक है, तो भाई ये धातु क्रिस्टल है और ये धातु परमाणु, तो हम कहेंगे हाँ ये मेटल का क्रिस्टल है और इसके अंदर मेटल के एटम्स है। अब आपने लिखा है कि इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव ज्ञात करने के लिए मुझे 3 प्रकार की एंथैल्पी चाहिए। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, उससे पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी, है ना। IE मतलब आयनन ऊर्जा, SE मतलब सब्लिमेशन, समझते हो ना, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन मतलब, तो हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी मतलब ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में लेके आना। धातु है ना आपका, ठोस अवस्था में है ना, मुझे गैसीय अवस्था में लाना है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, गैसीय विलगित उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो परमाणु गैस अवस्था में लाओ तो सही। तो हम कहेंगे ठीक है ये धातु क्रिस्टल है, यहाँ से धातु परमाणु, है ना, यहाँ जो हमारे पास धातु परमाणु है इसको मैं क्या दूं, तो इसको मैं दूं सब्लिमेशन एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, SE लिख दो, समझ जाओगे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो ये धातु परमाणु गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे अगर ये गैसीय अवस्था में आ गया, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई गैसीय उदासीन परमाणु, इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो इसको दो आयनन ऊर्जा, IE। आयनन विभव भी लिख सकते हो, IP। ठीक है, अब ये गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में तो है, ये आयनित हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 2 3 जितने आपको चाहिए उसके हिसाब से। अब ये काम करना है आपको जलीय विलयन में। आयन हवा में तो होगा नहीं, आयन कहाँ होगा, जलीय विलयन में होगा। तो ये आयन आपको बनाना है एक्वस जलीय विलयन में। अब बच्चे जब भी जलीय विलयन में कोई आयन बनेगा, है ना, जल के संपर्क में आया और ये एक्वस हो गया, तो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी पक्का। धनायन जितना छोटा होता है ना, उसकी जलीय विलयन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये आपका आयन जैसे ही जल के संपर्क में आया, जलीय आयन बना, एक्वस आयन बना, तो एंथैल्पी रिलीज होगी, जलीय विलयन ऊर्जा। तो देखो 2 बार तो मेरा खर्चा हुआ। सब्लिमेशन ये मुझे देना पड़ेगा,
है ना, ये हीट तो आपने मुझसे मांगी तो हम कहेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव। आयोनाइजेशन, ये भी हमारा खर्चा, ये भी हीट आपने हमसे मांगी तो यहाँ पे भी डेल्टा एच पॉजिटिव। और जल योजन ऊर्जा तो भाई ये तो हमें मिली, है ना, तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव, है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी He। ठीक है, तो ले देखिए ओवरऑल हिसाब जोड़ो ना, तो इन सब ऊर्जाओं से हम फाइंड करते हैं मानक अपचयन विभव कि भाई अपचयित होने की इच्छा रखता भी है कि नहीं रखता है। अगर अपचयित होने की इच्छा रखता है तो ओवरऑल मेरा खर्चा कम होगा और जो मुझे मिलेगी जल योजन ऊर्जा वो ज़्यादा होगी, मतलब बैलेंस हो जाएगा। भाई मेरा पहले 100 खर्च हुआ, फिर 100 खर्च हुआ, लेकिन मुझे मिला तो 500, तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, 200 गया 300 तो आया, है ना। तो अगर अपचयित होने की इच्छा होगी तो ओवरऑल SR भी पॉजिटिव आएगा, और अपचयित होने की इच्छा रखता ही नहीं है तो हम कहेंगे फिर जान दो, SRP की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, है ना। तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखो, कुछ चीज़ें ना पहले से फिक्स कर लो। क्या फिक्स करोगे तुम कि भाई अगर SRP बच्चे SRP पॉजिटिव है ना, अगर SRP का मान धनात्मक है, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। दो खर्चे हो गए, सब्लिमेशन हमने दिया, आयोनाइजेशन हमने दिया, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमें मिली। तो हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि देखो कुल मिला के इन तीनों से हम क्या निकालते हैं, SRP। SRP को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं मानक अपचयन विभव, है ना, कि भैया हम कोई आयन को जलीय अवस्था में ला रहे हैं, अपचयन करना चाह रहे हैं उसका, तो क्या वो अपचयित होना चाह भी रहा है कि नहीं चाह रहा है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये चाहता है कि मैं अपचयित हो जाऊँ या फिर ये नहीं चाहता है कि मेरे को तो अपचयन नहीं करना। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर E0, है ना, SRP की बात कर रही हूँ मैं, है ना, और नहीं लिखा हो तो बच्चे SRP ही मानता है, UPSC SRP को ही कंसिडर कर रही है, सारे डेटा हमें SRP के दिए हुए। ठीक है, तो बच्चे अगर SRP पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो कह रहा है सारा खर्चा करने के बाद भी मेरे पास कुछ ना कुछ बच रहा है, एंथैल्पी जो है वो हमें मिल रही है। ठीक है, तो अगर E0 SRP पॉजिटिव है, इसका मतलब धातु आयन अपचयित तो होना चाहता है, चाहता है कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं तो अपना क्या करूं, मैं अपना क्या करूं, वापस न्यूट्रल हो जाऊं। SRP पॉजिटिव है ना, वहां वैल्यू देखो वो अलग थी, वो एंथैल्पी थी। ठीक है, लेकिन इनसे निकालते हम SRP, ये सारा जोड़ जाड़ के सब्लिमेशन हमारा खर्चा था, आयोनाइजेशन हमारा खर्चा था, और डेल्टा H नेगेटिव, है ना, डेल्टा H नेगेटिव मतलब हमें एनर्जी मिली। ठीक है, तो हमें एनर्जी मिली, इसका मतलब वो धातु आयन अवस्था में रहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन मत पालना, वो चाह रहा है कि मैं आयन अवस्था में रहूँ, तो आयन अवस्था में रहूँ मतलब ऑक्सीकृत रहूँ, है ना। मैंने उल्टा लिखा है, मैंने लिखा है कि नहीं SRP पॉजिटिव है, SRP पॉजिटिव है मतलब वो चाहता है कि भाई M+ जो है, SRP मतलब M+N किस में बदलना चाहता है, M में। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये बदल जाएगा, तो धातु आयन का अपचयन होगा। आई बात समझ में, यहाँ अपचयन होना चाहिए, क्योंकि अब कपल आएगा तुम्हारे पास तो तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। भाई ये चाहता है मैं भी अपचयित होना हूँ, मेरा भी SRP पॉजिटिव है, मेरा भी SRP पॉजिटिव है, तो तुम चाहोगे ना फिर किसका अपचयन करो। ये भी चाहते हैं मेरा अपचयन हो जाए, ये भी चाहते हैं मेरा अपचयन हो जाए, है ना। मान लो 10 बच्चे, 10 के 10 होशियार, सबके चाहते हैं हमारे को तो मेडिकल की सीट मिल जाए। अब 10 को तो नहीं मिल सकती ना, एक या दो ही तरीका है, एक या दो ही सीट है, तो हम कहेंगे अब क्या करें, तो तुम क्या करोगे, कंपेयर करोगे। इसलिए मैंने नहीं लिखा होना चाहिए, है ना, 10 के 10 होशियार है तो सिलेक्ट होने चाहिए, लेकिन सीट होगी उतना ही करोगे, तो कॉम्पिटिशन होगा, है ना। तो अगर SRP पॉजिटिव है तो वो चाहता है मेरा अपचयन हो जाए, और अगर SRP नेगेटिव है ना, E0 SRP नेगेटिव है मतलब वहाँ जो ऊर्जा मिली थी ना, तो अगर ऊर्जा मिली होती तो देखो डेल्टा H नेगेटिव ही था, है ना, नेगेटिव है मतलब वो चाहता है कि मैं तो M+N अवस्था में रहूँ, मेरा अपचयन हो ही नहीं, पीछे जाएगा तो अपचयन होगा ना, आगे जाएगा तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नहीं, अगर E0 SRP नेगेटिव है मतलब M+N M में बदलना ही नहीं चाहते हो तो मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, तो इसका मतलब धातु आयन का अपचयन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तुम फंस जाओगे यार करना क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है क्या, तो जब इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ही नहीं पता तो फिर तो हो गया ये काम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, तो धातु आयन का अपचयन नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं चाहता है, फिर भी हमको ये नहीं करना ही पड़ेगा, तो फिर कंपेयर कर लेंगे।
क्योंकि ये सारा जो है ना बच्चे गेम, ये रेडॉक्स कपल के लिए है, पेयर के लिए है। दो जनों में हमेशा कंपेयर होगा, इसका भी एसआरपी, इसका भी एसआरपी। अब बोलो किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचय? तो हम देखेंगे जिसका एसआरपी ज़्यादा पॉजिटिव है वो तो अपचय दो के मानेगा, और कम पॉजिटिव है उस बेचारे को ऑक्सीकृत होना पड़ेगा। और दोनों ही नेगेटिव है तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा। जिसका एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है वो तो हरगिज ही नहीं चाहेगा मेरा अपचयन हो, तो फिर जो कम नेगेटिव है उसका अपचयन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ऐसे, ठीक है, ऐसे रिडॉक्स में क्वेश्चन किए हैं तुमने। देखो अब अगर हम बात करें डी ब्लॉक में, हमें तो अपने डी ब्लॉक में जाना है, तो देखो डी ब्लॉक में आपको क्या कहा गया है, संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता बहुत अधिक परिवर्तनशील है। मतलब बहुत सारी धातुएं तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और खनिज अम्लों में विलय है। खनिज अम्ल मतलब समझे ना, मिनरल एसिड HCl, H2SO4, HNO3। तो अब क्या था कि अभी तक तो मैंने कहा था परमाणु आकार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन था कि स्कैंडियम से अगर हम Mn तक बोले तो आकार घटता है, फिर कोबाल्ट फेकोनी में कांस्टेंट था, फिर कॉपर जिंक में बढ़ता है। अच्छा, स्कैंडियम से Mn में भी है ना, क्रोमियम Mn में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है ना। मतलब हम कहते तो है कि Mn छोटा है, पर एक्चुअली पॉइंट के बाद काफ़ी डिजिट तक अगर स्टडी करो तो तुम्हें लगेगा कि नहीं Mn बड़ा है, क्रोमियम छोटा है, ठीक है। तो माइन्यूट सा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आयरन कोबाल्ट निकल हम तो वैसे भी लगभग चल रहे हैं, भी लगभग बराबर है। कॉपर जिंक में आपको पता ही। फिर आयरन भी वो भी हमने डिस्कस किया था, किसी का फर्स्ट टाइप भी ज़्यादा है, किसी का सेकंड टाइप भी ज़्यादा है, डिपेंड कर रहा था, है ना। फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोई 3 दर्शा रहा है, कोई 2 दर्शा रहा है, कोई मैक्सिमम 7 दर्शा रहा है ना। फिर कोबाल्ट में हमने देखा 5 होनी चाहिए, बट हमें तो ऐसा कोई कंपाउंड मिला ही नहीं कि 5 हो, तो हमने कहा जान दो 4 तो मिलती है ना, तो 4 है, लेकिन डेटा तो कह रहा था 5 होनी चाहिए, पर नहीं है, तो क्या करें। ऐसे तो बहुत ज़्यादा है ना, इसमें ना फ्लक्चुएशन है पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि 10 एलिमेंट को एक साथ स्टडी करना, फिर एक जैसे कैरेक्टर को तो आती नहीं है पीरियोडिसिटीज के अंदर, है ना। तो ये कह रहा है कि क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा क्या है, वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। मतलब आपको लगेगा कोई तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, कोई अभिक्रिया ही नहीं कर रहा। तो कुछ मेटल तो खनिज अम्ल बता दिया मैंने, HCl, HNO3, इनसे अभिक्रिया कर लेगा, घुल जाएगा। कुछ धातु तो मैं देख तो अब अक्रिय है, ये तो अभिक्रिया ही नहीं कर रही, ये क्या मुसीबत है। तो ये कह रहा है एक्चुअली आप धातुओं की अम्ल से क्रियाशीलता कर रहे हो। मतलब धातु चाह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूं, उधर H+ पहले से ही इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं, तभी तो H+ है। तो आप कंपेयर करोगे कि धातु का SRP अगर क्या है, नेगेटिव है, धातु कहेगा मैं तो अपने आयन फॉर्म में रहूंगा, तो फिर हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो हम कहेंगे SRP से सारा गेम आ रहा है। तो SRP तो 3 डेटा पे डिपेंड करता है, किस किस पे, तो SRP डिपेंड कर रहा है आयनन ऊर्जा पे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा पे और जलयोजन ऊर्जा पे। अब सबकी आयनन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, उसमें तो फ्लक्चुएशन था ना, है ना। एक और आएगा कर्डन एंथैल्पी, पढ़ा था हमने पिछली बार, तो वो तो सबके वेरिएबल थे ना। तो उस चक्कर में SRP चेंज हो जाता है, इस चक्कर में सारा गेम बिगड़ जाता है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ बिगड़ा है हम उसको सुधार लेंगे, पढ़ लेंगे, और तो क्या ही करेंगे। देखो तो कॉपर की बात छोड़े कि भाई कॉपर छोड़ दो, तो पहली संक्रमण श्रेणी के सारे तत्व बहुत ज्यादा क्रियाशील है और 1mH+ आयन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। पहली संक्रमण श्रेणी मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना। कॉपर छोड़ दो, बाकी की बात करो। जैसे मान लो मैंने ले लिया जिंक, ठीक है, तो मेरे पास जिंक क्या है, ठोस अवस्था, ठीक है। अब ये कह रहा है 1mH आयन, मान लो एक अम्ल है, खनिज अम्ल है, एच आयन कहाँ से आया, तो हम कहेंगे एच आयन तो खनिज अम्ल से आए, है ना। खनिज अम्ल समझ गए तुम, ठीक है, खनिज अम्ल तो एच आयन, जलीय विलयन की बात हो रही है वैसे, है ना। तो जिंक कहेगा भाई मैं ज़्यादा क्रियाशील हूँ, तू कहाँ बीच में आ रहा है ना। जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है या 10th क्लास में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो आपको याद होगा जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है। हाइड्रोजन के नीचे तो मैंने आपको सिखाया था छापा, कॉपर था, H फॉर मर्करी था, A फॉर सिल्वर था, फिर प्लैटिनम था, फिर गोल्ड था, है ना। तो ये सब बातें, तो होंगे यहाँ जिंक तो ज़्यादा क्रियाशील है, तो ज़्यादा क्रियाशील है तो उदासीन बैठा है, जो ज़्यादा एक्टिव होता है उदास कैसे रहेगा, वो तो आयन फॉर्म में रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ ये कैसे आयन हो सकता है, तो गैस बन के उड़ जा भाई, क्योंकि क्रियाशील तो ये है। तो जिंक कहेगा नहीं भाई मैं तो क्रियाशील हूँ, मैं तो जिंक +2 बनाऊंगा, है ना, और तुम उड़ जाओ। तो मैं किसने कहा रोकने को, तुम उड़ जाओ भाई, गैस बन के उड़। तो सारे ही ऐसे, है ना। इस लाइन का मतलब समझे, कॉपर को छोड़ दो, सारे ही ऐसे। कॉपर को अगर सोचा जाए कि भाई कॉपर ठोस है, कॉपर को मैं HCl में डाल दूं और मैं उम्मीद करूं कि भाई कॉपर जो है वो क्या करे कि हाइड्रोजन मुक्त करे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का SRP अगर आपने पढ़ा हो E0 कॉपर +2 कॉपर +2 तो बेचारा कहीं होगा ना, वो कहेगा कि मेरे को
कॉपर में बदल दो, SRP पॉजिटिव है। तो मैंने क्या लिखवाया था, अगर SRP का मान पॉजिटिव है तो चाहता है कि मुझे कॉपर बनाओ, तो चाहता ही कॉपर बनाओ, तो फिर कॉपर बनाओ ही है ना, छेड़ना ही नहीं है इसको, है ना। तो हाइड्रोजन से तो कम से कम ये कंपेयर नहीं करेगा कि तू ही रहा है फॉर्म में, हम तो न्यूट्रली ठीक है। बात क्लियर है, SRP का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। जिंक और पहली ट्रांजिशन सीरीज और कॉपर में कंपैरिजन क्लियर कि कॉपर SRP पॉजिटिव होने की वजह से अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता। लेकिन अगर कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डाल दूं तो अभिक्रिया जरूर करेगा। तो तुम कहोगे अभी तो कह रहे कि कॉपर को धातु है और धातु को अम्ल में डाला तो सारे धातु तो रिएक्ट कर रहे हैं, कॉपर नहीं करेगा। वो तो बात सही है, लेकिन कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डालोगे तो अभिक्रिया करेगा। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, आप सिर्फ कॉपर की बात कर रहे हो, नाइट्रिक एसिड की बात कौन करेगा? नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, सांद्र H2SO उससे भी रिएक्ट करेगा, है ना। कॉपर चाहता है मैं अभिक्रिया नहीं करूंगा, मैं तो अपने उदासीन रहूंगा, ठीक है। तुम्हारे घर में बच्चे होते हैं ना, हम इस पार्टी को अटेंड नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो वो तो बच्चा कह रहा है ना, घर वालों की बात अलग है, बेटा शादी में चलना है तो चलना है, 4 लोगों से बात करनी है तो करनी है। अब तुझे अच्छा लगे नहीं लगे कोई मतलब नहीं, घर में खाना ही नहीं बनाएंगे, अब क्या करोगे, है ना। खाना बंद कर देंगे, मोबाइल बंद, टीवी बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद, बैठो अब घर में। अब बच्चा कहेगा अरे यार तो जाना ही पड़ेगा यार, खाना ही नहीं बनाएंगे तो मुसीबतें हो जाएंगी, है ना। मोबाइल और ले जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देंगे, ठीक है, और फिर 4 चीज़ें हमारी और कम कर देंगे। तो वो क्या, उसको मजबूर होकर क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, है ना। तो आपने तो कॉपर की बात करी, HNO3 H2SO4 की तो बात करी ही नहीं। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक, है ना। तुम नहीं करना चाहते रिएक्शन, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम तो प्रबल ऑक्सीकारक है, हम तो तुम्हें ऑक्सीकृत करके मानेंगे। और H2SO4 के हाँ भाई मैं छोड़ूंगा क्या, मैं तुम्हें रिएक्ट कराऊंगा, मैं तुम्हें ऑक्सीडाइज कराऊंगा। तो उन सिचुएशन में कॉपर रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन अभी भी मुक्त नहीं कर रहा है ना। कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अब इस बार फिर तुम्हारे तो पी ब्लॉक कोर्स में नहीं है, उनमें दोनों रिएक्शन दी। कॉपर तनु HNO3 से भी रिएक्ट करता है, कॉपर सांद्र HNO3 से भी रिएक्ट करता है, कॉपर तनु H2SO4 से भी रिएक्ट करता है, कॉपर सांद्र H2SO4 से भी रिएक्ट करता है। पहले केस में कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, दूसरे केस में कॉपर सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो एक अभिक्रिया तो चलो नहीं याद है, लेकिन आपको क्या करना है, फिलहाल ये बात पता होनी चाहिए कि एक तरफ तो कहते हो कॉपर अम्लों से क्रिया नहीं करता, हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, वो एक बात अलग है। घर के बच्चे पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो बात अलग है, लेकिन पार्टी में जाना है, हमने बोल दिया तो तुम्हें जाना है। अब वहां तो एंजॉय करो नहीं करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तो सेम चीज कि कॉपर का मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव है ना, तो अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, ठीक है, मान लिया। लेकिन कॉपर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से रिएक्ट करेगा, है ना। हीट कर दो तो रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक है, ये आपके घर वाले हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ भी सोच लो। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एक एक चीज को बिल्कुल आराम से पढ़, ठीक है। एक लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, 2 लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। अगर नीट यही निकालना है तो थियरी इस चैप्टर की क्लियर, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करोगे कैसे, थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो गया क्या, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब लाइक, है ना। चलो आगे बढ़ते। अब देखो, आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकंड के सभी हैलाइड्स ज्ञात, है ना। अब देखो कॉपर सेकंड अवस्था में कॉपर +2 होता है, तो कॉपर +2 का कॉपर क्लोराइड मिल जाएगा, CuF2 भी मिल रहा है, CuBr2 भी मिल रहा है, लेकिन कॉपर सेकंड का आयोडाइड आपको नहीं मिल रहा है ना। मतलब कॉपर +2 और I- CuI2 बन जाना चाहिए था ना। तो हम कहेंगे नहीं, कॉपर क्या करता है, इसको पढ़िए कि मेरा तो है ना E0 पॉजिटिव कर दो, है ना। मेरे को क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा दो, मेरी को इलेक्ट्रॉन छोड़ने की इच्छा नहीं। तो आयोडाइड के चक्कर में भी क्या करता है, आयोडाइड को I2 में बदल देगा, ठीक है, और खुद Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहां कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ठीक है ना, और यहां कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +1 है, ठीक है ना। Cu2I2, तो देखो Cu2+2, 2 आयोडाइन -2 है ना, तो Cu2+2, 2 कॉपर का मिला के आवेश +2 है, तो एक का तो +1 होगा, है ना। तो बच्चे क्यूप्रस आयन है, ठीक है, दिस इज क्यूप्रस आयन। ये इक्वेशन याद रखनी है, ये कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। तो कॉपर का कौन सा आयोडाइड स्टेबल नहीं है, तो हम कहेंगे कॉपर सेकंड स्टेट में कॉपर का आयोडाइड स्टेबल नहीं है, वो आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर लेता है और खुद का, तो भाई +2 से +1 में गए हो ना, कॉपर यहाँ पे +2 से +1 में गया है, ऑक्सीकरण अवस्था घटना क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे अपचयन। कॉपर का तो यहाँ पे अपचयन हुआ है, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें समझ में आ गई। इलेक्ट्रोड विभव मतलब SRP होता है। SRP हम सीधे सीधे नहीं बता सकते, SRP के लिए हमें बहुत सारी बातें चाहिए। पहले हमें देखना पड़ता है धातु कौन सा धातु है भाई,
फिर उसकी ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कितनी है, फिर उसकी आयनन एंथैल्पी कितनी है, फिर वो पानी में आया तो आपको जलीयोजन ऊर्जा दे रहा है तो ज़्यादा है कि कम है। अब इन तीनों से मिला के मैं SRP निकालूंगी। अब SRP पॉजिटिव है, मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है, तो वो चाह रहा है कि मुझे अपचयित करो, मतलब वो विग्रह ही नहीं करना चाहता। वो कहते हैं मेरे को तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ग्रहण करवा दो, मैं न्यूट्रल रहूँगा। और अगर SRP नेगेटिव है मतलब वो अपचयित होना चाहता ही नहीं है ना, वो चाहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ हूँ और छोड़ के ही रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो SRP नेगेटिव धातु क्रियाशील, SRP पॉजिटिव धातु कम क्रियाशील। इतनी बात क्लियर है। कॉपर का केस आया था तो हमने कहा था भाई कॉपर का SRP पॉजिटिव है। पहली ट्रांजिशन सीरीज में पूरी फैमिली, पूरे 10 के 10 है ना, कॉपर को छोड़ दो तो पूरे 9 एलिमेंट अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते। कॉपर नट गया, नहीं मैं तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे तो SRP पॉजिटिव है और मैं तो इलेक्ट्रॉन लेके मानूंगा। HIN को चाहता है, HIN चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो भाई तू दे दे। बाकी पूरी फैमिली कहेगी कि नहीं भाई हम बड़े, हम ज़्यादा क्रियाशील है, इलेक्ट्रॉन हम छोड़ेंगे, आयन फॉर्म में हम रहेंगे और हाइड्रोजन को गैस बन के उड़ा देंगे। कॉपर लेजी, बाढ़ में जाओ, क्या करना है, देखो आयन फॉर्म में रहना है तो आयन फॉर्म में रह ले, मेरे अभिक्रिया ही नहीं करनी। ठीक है, लेकिन जब सांद्र HNO3 की बारी आती है, सांद्र H2SO4 की बारी आती है तो कॉपर लेजी है, कॉपर ढीठ है, लेकिन वो उसकी फैमिली है ना, वो और तेज पड़ते हैं कि क्यों भाई ऐसे कैसे रिएक्ट नहीं करोगे, हम तुम्हें अभिकृत करवाएंगे। ठीक है, तो वो उसको कॉपर नाइट्रेट में, कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बढ़िया भाई कर लो। और तो क्या है, तुम ज़्यादा क्रियाशील हो तो सुननी पड़ेगी बात, अब क्या कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली कॉपर के सारे हैलाइड्स +2 स्टेट में नोन है, लेकिन कॉपर का आयोडाइड मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तुम कहेंगे नहीं हमने तो बनाया था, जबरदस्ती बनाया था, कॉपर +2 है और आयोडाइड है। लेकिन इसने क्या किया, इसको I2 में उड़ा दिया और खुद क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2 में कन्वर्ट हो गया। अब जो देखे वही लिखे, है ना। तो ठीक है भाई, ये इसमें नहीं कर पाता रिएक्ट तो क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात। अब देखो, अनेक कॉपर +1 यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं क्योंकि कॉपर +1 विषमानुपातन द्वारा कॉपर +2 में बदल जाता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो विषमानुपातन मतलब समझे, पहले तो शब्द का मतलब समझो। विषमानुपातन डिस्प्रपोर्शियोनेशन, ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स को रिडॉक्स ही बोलेंगे, ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन होता है एज वेल एज रिडक्शन होता है। वे रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें सेम एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सेम एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीकृत भी उसी का और अपचयन भी उसी का। मतलब अगर देखो जलीय विलयन की बात चल रही है, पिछली बार जलीय विलयन नहीं था, है ना, तुम्हें लगे आप तो कॉपर +2 को कॉपर +1 में बदला है, अब कह रहे होगे नहीं +1 तो स्टेबल नहीं, +2। मैं तो सही कह रही हूँ, पिछली बार मैंने कौन सा जलीय विलयन लिया, यहाँ मैंने जलीय विलयन लिया। पिछली बार आयोडाइड था, या आयोडाइड तो नहीं है ना, तो बात अलग है। तो हम कहेंगे ओके चलो। तो देखो बच्चे, अगर तुम्हारे पास कॉपर +1 है ना, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तुम्हें होगी यहाँ +1 है, तो इसका एक बार तो ऑक्सीकरण होगा, तो कॉपर +1 का ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण अवस्था 2, तो मैं कहूँगी ऑक्सीडेशन तो हो गया। और दूसरा तो ये कॉपर में बदल जाएगा, मतलब 2 कॉपर है ना बेटा, कॉपर +1 कॉपर +1, पहला कहेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ तो कॉपर +2, दूसरा कहेगा एक ही तो चाहिए मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, तो पहला कॉपर +2 दूसरा कॉपर, है ना। तो जलीय विलयन के अंदर अगर कॉपर +1 है तो वो कॉपर +2 में बदल जाता है, और ये कॉपर तो एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हुआ और उसका अपचयन भी हुआ। 1 से 2 ऊपर चला गया ऑक्सीडेशन और 1 से 0 नीचे चला गया रिडक्शन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विषमानुपातीकरण डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैं कहूँगी +1 था +2 में कन्वर्ट हुआ है, तो बिना फायदे के तो कोई काम होता नहीं है, कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। तो हम कहेंगे अगर कॉपर +2 बनता है जलीय विलयन में, जलीय विलयन में की एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी, जलयोजन ऊर्जा, तो जरूर कॉपर +2 की जलयोजन ऊर्जा जो है वो ज्यादा होगी, है ना। देखो कॉपर +1 से, कॉपर +1 का स्थायित्व कॉपर +2 से, सॉरी कॉपर +2 जलीय का स्थायित्व कॉपर +1 से क्या है, तो हम कहेंगे ज्यादा है, तभी तो बना है, ये बना है ना तो ज्यादा स्थायी होगा, और ये नहीं रुक पाया इसका मतलब कम स्थायी। तो कॉपर +2 का स्थायित्व कॉपर +1 से ज्यादा है, क्यों, तो हम कहेंगे कुछ फायदा हुआ होगा। तो पानी में क्या फायदा है, तो हम कहेंगे जलयोजन ऊर्जा। तो कॉपर +2 की जलयोजन ऊर्जा का मान कॉपर +1 की तुलना में ज्यादा ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब एक्सोथर्मिक। अब ये मत सोचना माइनस है, माइनस में ज्यादा है मतलब कम है, नहीं, यहाँ वो गेम नहीं है कि माइनस में ज्यादा है मतलब कम है, यहाँ माइनस मतलब एक्सोथर्मिक, ऊर्जा मुक्त होना। बात समझ में आई। अगर तुम्हारे पास कॉपर +1 है,
जलीय अवस्था में है तो वो कॉपर +2 में भी जाएगा और वो कॉपर में भी जाएगा। कॉपर +1 की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, कॉपर +2 में जाएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, साथ ही साथ उसकी ऑक्सीकरण अवस्था घट भी गई, कॉपर बना तो अपचयन हुआ। तो जब किसी अभिक्रिया में, रिडॉक्स अभिक्रिया में सिंगल एलिमेंट सेम एलिमेंट ऑक्सीकृत भी होता है, अपचयित भी होता है, तो उसको डिस्प्रपोर्शियोनेशन, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये वही अभिक्रिया है। अब कॉपर +1 क्यों कॉपर +2 में बदला, तो हम कहेंगे भाई इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी, इसलिए कॉपर +2 बन गया। जब फायदा होगा वही तो काम होगा। तो कॉपर +2 का स्थायित्व है ना एक्वस में कॉपर +1 से ज्यादा है। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा कॉपर +1 में तो 3D10 विन्यास था, कॉपर +2 में तो 3D9 है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो तो ठीक है ना, कॉपर +1 में 3D10 है, मतलब कि कॉपर +1 से इलेक्ट्रॉन निकालना भारी काम था, तो भाई कोई चीज महंगी है ना, ये तो ना और बजट में नहीं है। कॉपर +1 3D10 विन्यास रखता है तो इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, पढ़ा था हमने कॉपर का सेकंड आईपी ज्यादा होता है, तो ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी, तो महंगी है ना। लेकिन जितने में मैं खरीदूं उससे ज्यादा हम बेच दूं तो फिर क्या महंगी, तो वही तो चीज यहाँ पे, कॉपर +1 का आईपी ज्यादा है, इम्पॉसिबल थोड़ा ना कि बनेगा ही नहीं, तो यहाँ ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जब वो कॉपर +2 में कन्वर्ट होता है तो जितना मेरा खर्चा हुआ उससे ज्यादा ऊर्जा तो मुझे मिल गई। तो तुमने मुझसे 500 खर्च करे, 1000 मुझे मिल गए, तो मेरी क्या तकलीफ है, मैं ही थोड़ी सोचती 500 ज्यादा है, 500 ज्यादा है, मुझे तो बात का फायदा दिखेगा ना कि 1000 मुझे मिल रहा है। आई बात समझ में। तो कॉपर +1 का आईपी ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन एक बार दम लगा के दे दो, दे दी मैंने तो एनर्जी, क्या करेगा। लेकिन जैसे ही वो कॉपर +2 में बदला, पानी में आया, जलीय बना, तो जलीय आयन में इतनी ज्यादा एंथैल्पी निकलती है कि काउंटर बैलेंस हो जाती है। काउंटर बैलेंस मतलब सारे पाप मिट जाते हैं, जितना भी तुमने महंगा खर्चा किया ना वो बराबर हो जाता है। अभी क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो कॉपर के लिए E0 M+2M, मतलब कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होगा तो E0 कॉपर यानी SRP धनात्मक है, 0.34 वोल्ट। कारण बताओ। तो भाई कॉपर नहीं चाहता ना कि मैं कॉपर +2 नहीं चाहता कि मैं कॉपर में, सॉरी कॉपर +2 चाहता है कि मैं कॉपर में बदल जाऊं, कॉपर नहीं चाहता कि मैं +2 अवस्था में आऊं। अपचयन विभव पॉजिटिव है, मतलब वो चाहता है मैं न्यूट्रल रहूं। और मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मानक अपचयन विभव का मान पॉजिटिव है, मतलब वो तत्व चाहता तो है कि भाई मैं अपचयित हो जाऊं, मेरे को नहीं छोड़ना है आयन, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ने, आयन नहीं बनाना है। तो ऐसा कॉपर में भी है। तो क्यों नहीं चाहता, तो शुरू में जो खर्चा हुआ होगा ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए काम करना ही नहीं चाहता। भाई मान लो सबने है ना, तुम 4 फैमिली ने ट्रिप बनाई है ना, और घूमने जाने का प्लान है। अब एक फैमिली थोड़ी आना नहीं कर रही, नहीं यार मेरे तो नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो कुछ वजह तो होगी ना भाई, क्यों नहीं जाना, सब तो जाना चाह रहे, तू नहीं जाना चाह रहा। तो बाकी पूरी फैमिली और जनरली ट्रांजिशन मेटल्स के E0 SRP नेगेटिव होते, मतलब वो सब के सब चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन छोड़ के रहे, लेकिन ऐसा कॉपर नहीं चाहता। कॉपर का पॉजिटिव है, और भी होते हैं, सिल्वर का भी पॉजिटिव होता है, गोल्ड का भी पॉजिटिव होता है, मरकरी का भी पॉजिटिव है, प्लैटिनम का भी पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल कॉपर की बात आ रही। तो क्यों नहीं चाह रहा, तो कह रहे अगर कोई फैमिली नई ट्रिप पे जाना चाह रही, उसकी पर्सनल रीजन होंगी। अब पर्सनल रीजन में एक बड़ा रीजन खर्चे का होगा, है ना, कहीं कहीं घूमने जाऊंगा तो 25,000 50,000 खर्च हो जाएंगे, 1 लाख भी खर्च हो सकता है, डिपेंड कहाँ जा रहे हो, है ना। तो एक तो खर्चा ज़्यादा होगा, फिर कहीं जा रहे हो तो हो सकता है वहाँ इतना मज़ा नहीं आए, या पहले गए हुए हों, या बच्चों के एग्जाम्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो कॉपर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी प्रॉब्लम तो 3 ही थी। एक, कणन एंथैल्पी ज़्यादा। कणन एंथैल्पी मतलब समझे ना, कॉपर चाहिए, पूरा धातु तोड़ना चाहिए मुझे, एक एक एटम चाहिए, तो एक एक कण को अलग करो तो वो एंथैल्पी। फिर कॉपर आयन बनेगा तभी तो पानी में आएगा, तो हम कहेंगे आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी, है ना। तो कॉपर को कॉपर +2 में बदलने के लिए ये शुरू की 2 ऊर्जाएं तो बहुत ज़्यादा है ना, और हो सकता है इतनी ज़्यादा है कि ये इसकी जल योजन ऊर्जा से बैलेंस नहीं। और तो बोलेगा अभी तो आपने बोला था कॉपर +2 की जल योजन ऊर्जा ज़्यादा है, अब यहाँ मना कर रहे हो। मैंने पहले भी सही बोला था, अब भी सही बोल रही हूँ। पहले मैंने कहा था अगर तुमने कॉपर +1 बना दिया तो भाई तुम ये 2 खर्चे करके आए हो, तुम उसको कण में भी कन्वर्ट कर चुके हो, तुम उसको आईपी भी दे चुके हो, और पहला आईपी तो तुम दे ही चुके हो, है ना। तो 2 खर्चे तुम दे ही चुके हो, तो तीसरे में से क्या पूछ रहे हो, है ना। तो शुरू से बात कर रहा है कॉपर +2 में, कॉपर +1 कॉपर +2 की बात नहीं कर रहा है। सोचो दिमाग में जो क्वेश्चन उठा वापस सोचो कि वो पूछ के मैं क्या पूछ रहा हूँ, सामने वाला क्या कह रहा है ना। पिछली बार मैंने तुम्हें क्या कहा, कॉपर +1 है तो फिर वो कॉपर +2 में बदल जाएगा, क्योंकि इतना तो हम ना उसका खर्चा मेंटेन कर लेंगे। आई बात समझ में। लेकिन
कॉपर नहीं चाहता है ना, M+2M मतलब यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि भाई E0 कॉपर +2 कॉपर 0.34 है, पॉजिटिव है ना, मतलब कॉपर +2 होता जाएगा, मैं कॉपर बना दूं, मतलब कॉपर नहीं चाहता कि मैं कॉपर +2 में जाऊं, मैं कॉपर ही ठीक हूं, और +2 है तो वापस कॉपर में आना चाहेगा। क्यों? तो जब वो पहले कॉपर था तो एक एक कण को अलग करो, कण एंथैल्पी पढ़ाई थी लास्ट टर्न पे, एक प्रॉपर धातु क्रिस्टल है, उस धातु क्रिस्टल में एक एक परमाणु को अलग करो, एक एक कण को, एक एक धातु परमाणु को अलग करो, तो परमाणुीकरण एंथैल्पी, तो वो तो आपका खर्चा है। फिर कॉपर का आईपी भी ज़्यादा है तो एक उसको अच्छा सा आईपी भी दो, फिर उसको परमाणुीकरण ऊर्जा भी दो, और सीधा कॉपर +2, क्योंकि IP1 भी तुम्हारा है, IP2 भी तुम्हारा है। पिछले केस में IP1 तुम दे चुके थे तो मुझे लगा आधी पेनल्टी तो उसने भर दी, आधी मुझे भरनी है तो मैं भर लूंगी, लेकिन अब तुम कहो नहीं IP1 भी आप दे दो, IP2 भी आप दे दो, और हीट ऑफ एटोमाइजेशन ये भी आप दे दो, और आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी देंगी, तो मैं कहूँगी ठीक है, तुमने मुझसे 3 खर्चे कराए, पहले तुमने कहा कण एंथैल्पी, कण बनाओ, मैंने कहा ठीक है, फिर तुमने कहा IP1 दो ताकि कॉपर +1 बने, फिर IP2 दो ताकि कॉपर +2 बने, तो मैं क्या सोचूँ, मैंने 3 बार खर्चा कराया, कोई बात नहीं। अब तुम कहोगे कॉपर +2 पानी में आएगा, आपको मिल जाएगा, तो कॉपर +2 जब पानी में आया तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मिली, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिली कि मेरे तीनों खर्चे निकल जाए, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ा दूँ जो मैं इतना खर्चा कर दूंगी। तो वो चीज़ ये कहना चाह रहा है कि भाई कॉपर +2 में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि एक तो कण एंथैल्पी ज़्यादा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, IP उसका ज़्यादा है ना, तो खर्चा तो आपने बहुत ज़्यादा करवा दिया, और काउंटर बैलेंस करने की बात आई है ना, जल योजन ऊर्जा जो आपको मिली तो उससे तो बैलेंस हुई नहीं, समझे ना मेरी बात। काउंटर बैलेंस मतलब कि मुझे जो मिला वो इतना मिल गया कि मेरा सारा खर्चा निकल गया, थोड़ा प्रॉफिट ही हुआ तो हम काम कर लेंगे, है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई, काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो नहीं चाहते हो ना तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब यही तो होता है कि भाई नहीं होगा अब चयन, हम नहीं चाहते अब चयन। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, आगे बढ़े। अब देखो Mn+2 Mn और E0 Zn+2 Zn के SRP के मान नेगेटिव होते हैं। क्यों? मतलब Mn+2 Mn नहीं चाहता है, नेगेटिव मतलब नहीं चाहता है कि Mn+2 नहीं चाहता कि मैं Mn में बदलूं। सिमिलरली Zn+2 भी नहीं चाहता मैं Zn में बदलूं। क्यों? तो मुझे एक चीज बताओ, Mn+2 मतलब 3d5 होता है क्या? बोलो, Mn का 25 होता है ना आर्गन, 3d5 4s2, तो आपने Mn+2 बोला मतलब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, और Zn+2 मतलब 3d10 होता है क्या? तो यहाँ तो ये लोग कहेंगे यार हम हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, अब तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो, ये अर्धपूरित है, मैं पूर्णपूरित हूँ, रहने दो मैं ऐसी, हम स्टेबल है, हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो SRP नेगेटिव हो गया, है ना। तुमने अगर शुरू में एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर SRP नेगेटिव है मतलब वो नहीं चाहता है बदलना, वो नहीं चाहता है कि मेरा अपचयन हो, है ना। तो सॉरी Mn+2 Mn, हाँ अगर SRP नेगेटिव है तो ये नहीं चाहेगा मेरा अपचयन हो, मेरे को तो अपचयन नहीं करना, मैं तो इसी आयन अवस्था में ही ठीक हूँ, तो हम कहेंगे ओके, तो भाई इन दोनों के SRP नेगेटिव है ना। तो SRP नेगेटिव क्यों है? तो हम कहेंगे क्योंकि Mn+2 तथा Zn+2 क्रमशः अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, पहले वाले का तो हाफ फील्ड है ना, और दूसरे वाले का क्या है तो हम कहेंगे फुल फील्ड है, तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास के कारण स्थायी है ना। और आप लिख दो, ये नहीं चाहते कि हमारा अपचयन हो, हम ऐसे ही ठीक है, इसलिए इनका अपचयन विभव है ना, ज़्यादा ये बता सकते हो भी इनका रिडक्शन पोटेंशियल, इनका अपचयन विभव नेगेटिव है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, तो इनका अपचयन विभव नेगेटिव है। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये लोग तो नहीं चाह रहे हमारा अपचयन हो, तो मत करो यार, क्यों परेशान करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब भाई देखो Ni+2 निकल है ना, तो Ni+2 का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक, वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है, इसको क्या पड़ी है, इसको क्या फायदा हुआ। एक होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना, तुम्हारे तो रिश्तेदार की शादी नहीं है, तुम्हारे कोई दोस्त की शादी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम क्यों उछल रहे हो? तो ये तो उछल रहा है। Mn+2 तो मेरे को समझ में आता है भाई हाफ फील्ड है, Zn+2 भी मुझे समझ में आ रहा था वो फुल फील्ड है, तुम्हारे क्या हुआ? नहीं, ये तो अपचयन विभव उसका नेगेटिव है और जरूरत से ज़्यादा ही नेगेटिव है।
तो जरूर उछल रहा है, तो कुछ तो फायदा हो रहा होगा। बिना फायदा मेरा है ना, बिजनेस में केमिस्ट्री है ना, बिना नफा नुकसान काम होता ही नहीं है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो निकल +2 है और E+2 अवस्था में रह रहा है, क्या फ़ायदा हो सकता है। कड़न एंथैल्पी तो हमें देनी पड़ेगी, ऊर्ध्वपतन ऊर्जा भी हमारा ही खर्चा है, IP भी हमारा ही खर्चा है। तो मिल तो एक ही रही थी हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या पता वो इतनी ज़्यादा हो कि ये इसी अवस्था में रहना चाह रहा हो, कुछ तो फ़ायदा होगा, है ना। देखो भले जंगल में जाके बस जाओ, लेकिन फ़ायदा तो हमारा ही होता है ना। हमें लगता है कि नहीं, हमें तो मन की शांति चाहिए, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए, है ना। मैं रह लूँगा जानवरों के साथ, इंसान से बढ़िया, तो रह लूँ, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो मूव ऑन हुआ। तो सिमिलरली निकल +2 को लग रहा होगा कि मैं पानी में रहूँगा तो मुझे कुछ तो फ़ायदा होगा, और पानी में तो एक ही फ़ायदा है, जल में एक ही एंथैल्पी काम करती है, जल योजन ऊर्जा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो आप पकड़ लो इस बात को, भले ही आपको आंसर पता हो नहीं हो कि भाई मुझे तो पता है कि ये अच्छा रह रहा है, ज़्यादा ही दिखा रहा है नेगेटिव, तो इसका वजह है ना, इसका कारण इसकी उच्च जल योजन एंथैल्पी है। सोचो, दिमाग लगाओ मत, सीधा आंसर समझ में आ रहा है। देखो कहानी की तरह केमिस्ट्री पढ़ो, कभी लगेगा ही नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं। उच्च जल योजन एंथैल्पी है ना, जो डेली लाइफ में इंसिडेंट होता है वो केमिस्ट्री में पहले ही हो जाता है। आपको लगेगा यार ये घटना तो यहाँ पहले हो चुकी है, मेरी लाइफ में तो बाद में हुई, है ना, ये घटना यहाँ पहले हो चुकी है, उसकी लाइफ में तो ये बाद में हुई। तो केमिस्ट्री डेली लाइफ से रिलेटेड है, इवन आपकी लाइफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मान के चलो, यहाँ सब कुछ पहले ही हो जाता है और ये आपको सबक सिखाता है ना। तो इसको अगर आप एज अ क्या बोलते हैं लाइफ की तरह पढ़ोगे कि हाँ लाइफ जैसी ही है केमिस्ट्री, सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जिंदगी चल रही है, तो मजा आएगा, है ना। और एक दिन तुम PhD कर लो किसके अंदर, आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे पढ़ो, क्यों दुखी होकर पढ़ना, और यार केमिस्ट्री है, डी ब्लॉक है, थियरी है, कितना बकवास चैप्टर है। कोई बकवास नहीं है, मस्त चैप्टर है, पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। चलो अब देखो, अब ये क्या कह रहा है। अच्छा अभी कुछ थियरी बता रहा है आपको कि देखो m+3 m+2 है ना, m+3 m+2 मतलब +3+2 में बदलना चाह रहा है कि नहीं। तो ये कह रहा है हमने बहुत सारे रिडॉक्स कपल्स को स्टडी करा, तो हम क्या देख रहे हैं कि Mn+3 और कोबाल्ट+3 जलीय विलयन में प्रबल ऑक्सीकारक। अब इस बात को पकड़ना, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाला, सामने वाले को ऑक्सीकृत कर दो, खुद अपचयित हो जाओ, उल्टा है ना। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेशन करने वाला, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे ना, उसके इलेक्ट्रॉन छुड़वाओगे ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन छुड़वा के जाएंगे क्या, है ना। बैंक लूटोगे तो पैसा तो तुम्हारे पास ही आएगा ना। तो सामने वाले को मजबूर किया कि नहीं तू इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो बोल लेना तो तुम्हें पड़ेगा। तो सेल्फ रिडक्शन। तो Mn+3 का तो मुझे समझ में आ रहा था कि Mn बेचारा +2 में बढ़िया ही था, Mn3d5 था, हाफ फील्ड था, और वो तो चाह रहा था कि मैं +2 में रहूंगा। आपने जबरदस्ती उसको +3 में कन्वर्ट कर दिया, तो Mn+3 तो चाहेगा नहीं मेरे को, तो Mn+2 में बदलो। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक कर सकता है। इसको क्या पढ़िए, इसकी क्या मस्ती आ रही है, जो ये भी प्रबल ऑक्सीकारक हो गया। कोबाल्ट में तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। अभी इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सिमिलरली देखो टाइटेनियम+2, वेनेडियम+2 और क्रोमियम+2 आयन प्रबल अपचायक है, मतलब ये दूसरे को अपचयित कर देंगे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो देना तो खुद को पड़ेगा। तो अपचायक, अपचयन करने वाला, सामने वाले का अपचयन कर रहे हो, अपचयन करने वाला तो किसी का काम करोगे ना, है ना। तो अपचयित करना, खुद का क्या होना, ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे हाँ टाइटेनियम अगर +2 है, टाइटेनियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे, भाई टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22 है कि नहीं है ना, 22, 2 छोड़ दिए तो 20 हो गया, 2 और छोड़ा दो तो आर्गन बन जाएगा, तो सबसे स्टेबल हो जाएगा ना। तो 2 छोड़े 2 और छोड़ दे, तो मैं तो आर्गन बन जाऊंगा। तो ये अक्ल तो वेनेडियम को भी आ सकती, ये तो उसको भी आ सकती है, मैं भी छोड़ देता हूँ, है ना। मैं भी चॉइस ही तो हूँ, 6 छोड़ दूँ तो मैं भी 18 पे आ जाऊंगा, 18 तो हाईली स्टेबल है। तो ये तीनों मिलकर अपचायक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। और हमने तो पढ़ा ही था, ठीक है, कि ये तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। हमने पढ़ा था ना पहली ट्रांजिशन सीरीज, सबके सब क्या है, अगर +2 स्टेट में तो धातु में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, है ना। मतलब अगर तुम्हारे पास क्रोमियम +2 है और कोई अम्ल है ना, क्रोमियम +2 है और कोई अम्ल है, तो क्रोमियम क्या करेगा, प्रबल अपचायक है ना, तो क्रोमियम +3 में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ टॉइस कर देती हूँ, एक क्रोमियम +3, दूसरा भी +3, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, और ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोमियम +2 से +3 भी जाने में लगी हुई है, Mn+3 से +2 आने में लगी हुई है, कोबाल्ट +3 भी चाहता नहीं मैं तो +2 में आ जाऊंगा, है ना। तो M+3 +2, 3 और 2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये 3 वाले ये कह रहे नहीं हमें तो 2 में जाना है,
और ये 2 वाले तो कह रहे नहीं हमें तो 3 में जाना है। तो ये चल क्या रहा है? फैमिली तुम्हारी एक है, बातें तुम अलग अलग कर रहे हो। ये कह रहा है मॉक्सी कह रहा है, ये कह रहा है अच्छा है। तो फैमिली एक होने से क्या होता है? फील्ड ऑफ इंटरेस्ट तो अलग होता है ना। अभी तो यानी फैमिली तो सबके सभी डॉक्टर होंगे, ठीक है ना। डिपेंड करता है भाई बच्चा क्या बनना चाहता है, उसको बनने दो, है ना। तो ठीक है, ये इनका चॉइस है। हम तो खाली वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे, वजह मिल गई तो ठीक है ना, नहीं तो हम बोल देंगे ना ठीक है ये मैच नहीं करे, थोड़ा सा अपवाद है, कम अपवाद है, ज़्यादा अपवाद नहीं होते, है ना। तो हम बोले हाँ ठीक है थोड़ा अपवाद है, थोड़ा ये हमारा अलग ही बिहेव कर रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो फैमिली में भी तो होता है, सब समझदार होते हैं, एक डल निकल जाता है, तब तो नहीं बोलते हो कह रही किस पे गया है, तब भी तो बोलते हो ना किस पे गया है, तो मैच ही नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, फैमिली का बच्चा है ना, तो अपवाद है, हो सकता है, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये मैच नहीं करेंगे, है ना। तो हम पहले वजह जानने की कोशिश करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि कुछ ना कुछ वजह तो होगी। वजह नहीं मिलती है तो हम उसको एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल देते हैं। एक्सेप्शन कैटेगरी में हम इसलिए डालें क्योंकि हमारा ज्ञान ही कम है। आगे खोज होगी ना तो पता चलेगा नहीं यार ये एक्सेप्शन नहीं था, इसकी वजह तो ये, तो हमारी रिसर्च कम है। तो आप समझ सोचो केमिस्ट्री में बहुत अपवाद है, नहीं, आपका ज्ञान कम है, आपने इतनी खोजेगी कि आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे। आई बात समझ में? 50 साल बाद हो सकता है और एक्सपेरिमेंट हो जाए और रिसर्च हो जाए, आपको रीजन दे दे, प्रॉपर लॉजिक दे दे, तो आप कहोगे हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के ई नॉट के मान। अब तुम्हें फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल की सीरीज दे रखी है, देखो सबके ई नॉट दे रखे, तो होंगे क्या ई नॉट नेगेटिव 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 और 0.44 नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये कम नेगेटिव और वो तो बिल्कुल पॉजिटिव ही चला गया, ठीक है। मतलब m+2 m में बदलना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं बदलना चाह रहे, सारे ही माइनस है कॉपर को छोड़ के। तो अब ये इतना क्या फर्क है, तो बहुत ही ज़्यादा माइनस है और ये इतना कम माइनस है, तो हम कहेंगे यार रेगुलरिटी की वजह तो हमारे पास एक कर्ण एंथैल्पी थी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा थी और आयनन वो 3 वजह थी कि नहीं थी, तो बस ये 3 वजह होनी चाहिए इसकी, है ना। तो आपको जो इसका आंसर देना है बच्चों, एक सेकेंड मुझे एक बार चेक करने दो, हाँ आपको इसका आंसर यही देना है कि भाई ये जो चीज़ें हैं अनियमितता का कारण क्या है, तो हम कहेंगे देखो एक तो इनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है ना, उससे डिसाइड करते हैं। एक हम इनकी आयनन ऊर्जा, अब +2 तो आयनन ऊर्जा भी 2, कौन सी, तो हम कहेंगे +2 मतलब एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ना, तो ΔHIE1 प्लस ΔHIE2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। अब ये सबके अलग अलग है, मेरे को एक एक का थोड़ा ना पता है, तो फिर ये और सबकी सेम थोड़ा ना हो गया, सेम थोड़ा सबकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा एक साथ घट रही है या बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, अलग अलग धातु है, अलग अलग बॉन्ड से, अलग अलग पैकिंग है, तो डिपेंड करता है, और IP1 IP2 भी डिपेंड करता है ना। तो इस वजह से ये फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब देखो अब तुमसे पूछा इसने कि भाई ये स्टेबिलिटी ऑर्डर समझा दो, स्कैंडियम +2 और स्कैंडियम +3 में ये ज्यादा स्थायी है, तो देखो स्कैंडियम +3 क्या आर्गन नहीं बन गया क्या, बोलो स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का परमाणु 21 है ना, 3 कम कर दो तो मैं कहूंगी आर्गन बन गया, और आर्गन मतलब क्या पूर्ण पूरित नहीं क्या, तो हाँ पूर्ण पूरित भी है भाई, इसका जो विन्यास है वो फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड है तो स्टेबल ही होगा ना, फिर सोचो क्या, बात तो सही है। तो इसका विन्यास पूर्ण पूरित है इसलिए स्थायी है, इसमें पूर्ण पूरित नहीं होगा इसलिए नहीं। कॉपर +1 कॉपर +2 हाँ इसको तो हमने पढ़ा था, कॉपर +1 पानी में आएगा तो हमने पढ़ा था ना, डिस्प्रपोर्शनेशन विषमानुपातीकरण हो जाएगा और कॉपर +2 में बदलेगा, क्यों, तो जल योजन ऊर्जा ज़्यादा थी ना, नहीं पढ़ा था, तो यहाँ वजह जल योजन ऊर्जा का अधिक होना है, ठीक है, जल योजन ऊर्जा का मान अधिक। चलो ये भी बात समझ में आ रही है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर +2 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर +1, तो भाई ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। Fe+2 Fe में आप कह रहे हो Fe+3 ज़्यादा स्टेबल है, तो यार Fe मतलब Fe 26 होता है ना, तो 26 यानी आर्गन और क्या था 4s2, तो 4s तो 0 कर देती हूँ, लेकिन ये 3d6 हो गया, 26 होता है ना, तो आर्गन 18 4s2 20 और 3d6 26, आपने 2 इलेक्ट्रॉन कम किए। और यहाँ अगर मुझे देखना पड़ेगी भाई 3 कम कर दोगे तो 4s 0 और 3d 5, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आपको हाफ फील्ड की हेल्प मिली और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन ये विन्यास, और तुम लोगों को पता है भाई अर्धपूरित तो स्टेबल हो,
अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो कि अपने आप में क्या है, क्योंकि अपने आप में स्टेबल है भी, स्थायी विन्यास है। तो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पढ़ा था Mn+2 नहीं चाहता Mn+3 में बदलूं, तो वहाँ तो हाफ फील्ड था ही सही। Zn+2 वाला कर लिया था, क्रोमियम भी था, तो मैंने कहा था अभी आगे आएगा, कोबाल्ट भी था, है ना। तो देखो क्रोमियम+2 और क्रोमियम+3, तो क्रोमियम+2 में मुझे क्या देखने को मिलता है, तो मैं कहूँगी भाई आर्गन, और यहाँ मुझे देखने को मिलेगा 3D कितना 4, और यहाँ मुझे देखने को मिलेगा आर्गन और 3D3। सही है ना, चॉइस होता है परमाणु क्रमांक क्रोमियम का, तो चॉइस में से तीन कम कर दो तो 21 हुआ ना, तो आर्गन 18, 3D3, 18 और 3 कितना हो गया 21 हो गया, और इधर तो सही है 3D4। तो भैया तो मैं लगा नहीं यार हाफ फिल्ड तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ, जबरदस्त ये तो अपवाद है, ये अपवाद नहीं है। क्यों, तो ये डी कक्षक आप जलीय विलयन में जब आप आयन लाए हो, मतलब आपका डी कक्षक टूट चुका है ना। याद करो चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नहीं पढ़ा तो पढ़ो, और कोई बात नहीं अभी नहीं पढ़ रखा है तो याद रखो। डी उपकोष दो भागों में टूट जाता है, एक T2G और एक EG, ट्रिपल ED जनरेट, है ना, 3 जने जिनकी ऊर्जा सेम है, और EG डबल ED जनरेट 2 जने जिनकी ऊर्जा सेम। ठीक है, तो होंगे क्या T2G और EG तो था ही सही, अष्टफल के संकुल बनाते समय ये कुछ ऐसा करता तो है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब तुम 3D3 की बात कर रहे हो तो 3D3 मतलब इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे तो ये हाफ फिल्ड नजर आ रहा है, नहीं हाफ फिल्ड है ना, अर्धपूरित है ना, डी नहीं है लेकिन T2G तो हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड तो स्टेबल होता है। अब ऐसे थोड़ा नहीं डी स्टेबल होता है, पी नहीं होता, तो पी भी होता है, हाफ फिल्ड है तो पी भी स्टेबल है, डी होता है तो डी भी, डी टूट गया फिर भी हाफ फिल्ड है तो फिर भी स्टेबल है। तो क्रोमियम+3 को तो हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि इसका T2G हाफ फिल्ड है, स्टेबिलिटी आती तो बस, तो लॉजिक तो है बात में, स्टेबिलिटी है, स्टेबल है क्रोमियम+3, है ना। क्यों, क्योंकि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान रखो, डी में 5 कक्षक है ना। अब 5 कक्षक तो है, लेकिन जब संकुल बनता है या आयन फॉर्म में आता है तो 5 टूट जाते हैं, तो 5 को तोड़ो तो 2.5 कैसे तोड़ोगे यार, 5 कुर्सियां हैं बांटो तो 3 और 2 हुई ना, तो फिर 3 कक्षक अलग है 2 अलग है। 3 के सेट को T2G बोलते हैं, 2 के सेट को EG बोलते हैं, T2G नीचे रहता है EG ऊपर रहता है जनरली। ठीक है, तो T2G मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो तो तुम कहोगे 3 ही तो है तो तीनों भर दो, तो जैसे ही मैंने 3 भरे हाफ फिल्ड हो गया ना, अर्धपूरित हो गया ना, और अर्धपूरित तो स्थायी होता है, तो ये स्थायी विन्यास है। तो मैं कभी सही तो कह रही हूँ कि क्रोमियम+3 स्टेबल है। कारण बताओ, तो कारण ही तो बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कितने क्वेश्चन है ना। अगर तुमने 5 मिनट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निपटा दिया है या 10 मिनट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निपटा दिया है, फिर तुमने डी ब्लॉक ढंग से नहीं पढ़ा है ना। डी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे हिसाब से 1 घंटा हो गया इसको आप पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी इसके क्वेश्चन चल रहे, इतना पढ़ लो तो ताकि तुम्हारा कोई डाउट रहे ही नहीं। कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम इलेक्ट्रोड विभव में तो मत डर, इलेक्ट्रोड विभव वाले क्वेश्चन नहीं आते, बाकी तो पूरा आता है। अब पता चला वही एग्जाम में आया जो मैंने छोड़ा, तो ऐसा काम करने क्यों, पढ़ लो ना, थोड़ा टाइम देके पढ़ लो। अब देखो Mn+3 Mn+2 के इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रोमियम+3 क्रोमियम+2 और Fe+3 Fe+2 की अपेक्षा धनात्मक होते हैं, क्यों। तो भाई Fe+3 तो रहना चाहेगा, इसमें नहीं जाना चाहेगा क्योंकि ये 3D5 है। क्रोमियम+3 भी Cr+3 में रहना चाहेगा क्योंकि आपका वो स्टेबल है, अभी हमने पढ़ा था। तो हमने कहा था भाई Cr+3 हमारा स्टेबल है ना, तो वो नहीं चाहेगा, उसका इतना वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, और वैसे कि वैसे हमारा Fe+3 भी स्टेबल है, इसलिए उसका भी वैल्यू इतना पॉजिटिव नहीं मिल सकता। अब वैल्यू क्या है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक चीज़ पे तो डिपेंड करती नहीं है, 4 बातें और घुस के आ जाती है ना। तो लेकिन ठीक है, मैं चाहूंगी कि हाँ क्रोमियम+3 अगर रह रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, Fe+3 भी रह रहा है तो दिक्कत नहीं है, इसका T2G हाफ फिल्ड है और इसका तो D हाफ फिल्ड है। लेकिन Mn+3 का वैल्यू Mn+2 के लिए पॉजिटिव है, मतलब Mn+3 तो चाहता है, Mn+3 तो चाहता है कि नहीं मुझे तो Mn+2 में जाना है किसी भी हालत में, है ना। इसका SRP मतलब Mn+3 अगर Mn+2 में बदलना चाहते हो तो इसका SRP पॉजिटिव है, मतलब ये चाहता है यार मेरे को यहाँ ले जाओ, कैसे भी करके बस मुझे यहाँ से ले जाओ। क्यों, तो देखो यार ये 3D4 है, ये 3D5 है, क्यों बेचारे को परेशान करो। हाफ फील्ड था, जबरदस्ती लाई क्यों यहाँ, तो हम कहेंगे 3D5 है, ये हाफ फील्ड है ना, और हाफ फील्ड है मतलब स्टेबल है। इसको मैं लिखूंगी नहीं, तुम खुद लिखोगी लैंग्वेज में, है ना। हाफ फील्ड है इसका मतलब स्टेबल है,
स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करना चाहता है, वो आगे जाएगा। तू खुद जाना चाहता है तो SRP पॉजिटिव, ये तो बता रहा है SRP पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू इसको या ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। क्लियर हो थोड़ा कॉन्सेप्ट, है ना। और है क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, देखिए नहीं अब लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ ये, ठीक है। अच्छा एक दो टॉपिक और बताने हैं, रुकेंगे अपन। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो अगर परमाणु क्रमांक 25 है। अगर तुम्हें याद है कि 25 Mn का है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 पे खाली विन्यास लिख दो, या तुम x लिख दो, XYZ जो भी तुम लिखना चाहो। तो 25 पे मुझे पता है आर्गन था, 4s2 था, 3d5। अब तुम्हें कहा कि नहीं भाई द्विसंयोजी, इसको भूल गए क्या, द्विसंयोजी Mn+2, तो भाई आर्गन है और 3d5 है ना। तो बच्चे 3d5 मतलब d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, NCERT का ही है ये क्वेश्चन, एक बार पहले भी ऐसा कुछ कराया था, 4 5, ठीक है। तो d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 5 है। चुंबकीय आघूर्ण निकालो, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है ना, μ = n+2। n क्या है, तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। और इस केस में हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है कि नहीं है, बोलो। इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है, तो n की वैल्यू 5, ठीक है। तो μ = √5, 5 + 2, तो 5 और 2 7 और 35। तो मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था आंसर जो होगा 5 पॉइंट कितना, तो अगली संख्या के बराबर, अगली संख्या के नज़दीक, मतलब 6 तो कर नहीं सकती ना, 5.8, 5.9, 5.88 ऐसा कुछ लगभग लिख देना भाई, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। 36 का √6 होता है तो 35 का क्या होगा, 5 पॉइंट समथिंग ही तो होगा, और नियर टू 6 होगा, बस वो देना था, ठीक है। अच्छा एक हमने ये नहीं पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखो। ओ ये उसका आंसर है जो मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम खुद लिख लेना, ये उसका आंसर है। Mn के तीसरे IP का मान बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि इससे Mn का इलेक्ट्रॉन या विन्यास 3d5 से 3d4 हो जाएगा, तो स्थायी भी नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी आपको इतनी मिलनी नहीं है ना, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो क्या बोले, देखो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, शायद मैंने ये नहीं लिखवाया तुम्हें, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है ना, डी तो एक घर पीछे चलता है, डी एक घर पीछे चलता है, तो कोई पता है, तो हम कहेंगे देखो NS पहले S भर दो। अब वैसे तो हम 2 ही भरते हैं, लेकिन कभी कभी हाफ फिल्ड है तो 0 हो जाता है, 1 करना पड़ता है। और एक केस ऐसा था जब हमें 0 करना पड़ा, है ना, तो 0 1 या 2, ठीक है। अब कुछ बार कई बार 0 नहीं लिखा हुआ होता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो n-1 D 1 to 10, पहले NS भर दो और n-D 1 to 10, ठीक है। अब ये ऑप्शन नहीं है, और अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा भाई, ज़्यादा सही है, और तो क्या है ना। डी में तो भरनी है 1 से 10, लेकिन डी बाद में भरेगा, पहले एस भरेगा, तो एस में 2 भरते हैं, अपवाद होता है तो 1 भरते हैं, ठीक है। अब एक ही तो केस है जब 0 भरते हैं, तो उसको नहीं भी गिनो तो बस ये सही है ना, ज़्यादातर तो ये ना, इतने सारे एलिमेंट है तो ये तो ठीक ही था, 1 या 2 तो है, पर हम नहीं 1 को क्यों नहीं गिना, तो ज़्यादा ही तुम परेशान करोगे तो ठीक है 0, अदरवाइज ये सही है। तो जो भी ऑप्शन अब दोनों दे रखे हो तो फिर ये सही करना, और अगर एग्जाम में ये दे रखा हो तो उसको चैलेंज मत करना कि गलत है, नहीं ये सही है, मोस्टली तो ये होता है ऐसे, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा है, डी ब्लॉक के तत्व, है ना। तो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, पूरे पहले नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर आपका डेटा, और हैंड रिटन नोट्स में मैं बिलीव करती हूँ कि हमें को पूरा लिखा हुआ हो, क्योंकि वो प्रिंटेड होता है, उसमें मान लो टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, या लैंग्वेज कई बार बुक की ऐसी होती है कि बच्चा वैसे ही परेशान होता है, जैसे मेरे को सारा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पहले पूरे नोट्स बनवाने पड़ते हैं आपके, फिर और मैं सब खुद ही लिखती हूँ, उसके बाद में मतलब मैं आपका लेक्चर लेती हूँ, तो हो सकता है इसमें थोड़ा लेट हो जाता है, मैं डेली क्लास नहीं आती है, तो ये वजह भी रहती है, और ऑफलाइन क्लासेस होती है इस वजह से, ठीक है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती,
और एक बटन दबाने में कुछ नहीं होता है। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलूंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, एग्जाम नज़दीक है। ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।